नमस्कार मेरा नाम अशोक व्यास है and today I have the pleasure of welcoming someone who is very comfortable in expressing herself in Hindi, English and in several forms, whether it is poetry or it is a free flow of thoughts which sometimes blurs the boundary line between expression or short story. She has also written novels, and what has brought her here is Prabha Khetan Sanstha. What is that? We will learn from Pratyaksha ji. First of all, thank you very much for joining us. Namaste, welcome. थैंक यू सो मच, शुक्रिया। प्रतीक्षा जी, बात शुरू करते करते मुझे ऐसे भी याद आता है कि हमारे दर्शकों को ये जानने में भी रुचि होगी कि आप ऐसे कम लोगों में से जिनके बारे में ऐसा होता है कि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम एक इमेज बना के बैठते हैं कि अगर कोई चीफ जनरल मैनेजर है फाइनेंस का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ में, तो उनके अंदर वो संवेदना और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए एक ललक होना, एक स्पेस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैलेंस करना पड़ता है या इट जस्ट हैपन्स? एक तो मुझे लगता है कि स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो जो लोग फाइनेंस पे काम करते हैं बड़े रूखे सूखे नीरस और नेगेटिव किस्म के इंसान माने जाते हैं, तो इस चीज़ को तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन सारी चीज़ें ना नॉर्मली इंट्यूटिवली होती हैं, क्योंकि लिखने का एक शौक़ रहा और जब लिखना शुरू किया तो मुझे एक तरह से काम, जो मेरा काम है और जो मैं लिखती हूँ, वो दो बहुत ही सेपरेट डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। तो एक से दूसरे में जाना वापस आना, वो जो आवाजाही होती है, वो मुझे एक किस्म की सैनिटी देता है इस दुनिया में भी, मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी। और जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कट के कहीं और कल्पना की उड़ान में चली गई। तो मुझे उस चीज़ का बहुत आनंद आता है कि मैं दो किस्म की दुनिया में एक साथ अपने आप को बरत सकती हूँ। ये बात सुन के मैं आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों को कहता हूँ कि इस तरह जो बैलेंस करके दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह अपने लिए अपना सकता हो, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता होगा। तो मुझे लगता है प्रत्यक्षा जी की जो इंटेलिजेंस है, इसका क्रेडिट कुछ आपकी मम्मी को भी जाता है। उनकी राइटिंग जो आप जब बड़ी हो रही थी तो आपने देखा कि वो कहानियाँ लिखती हैं, और तो कैसा वातावरण था इनिशियल फेज जो आपका एक प्यार कहना चाहिए लिखने की तरफ बढ़ा? नहीं, मेरे घर में बहुत पढ़ने का माहौल था, संगीत का माहौल था। मेरी माँ लिखती थी कुछ दिनों तक। उन्होंने जब उन दिनों के जो सबसे मशहूर पत्रिकाएं थी साहित्यिक, उनमें उनकी कहानियाँ छप रही थी। मेरे पिता एक समय में एक पत्रिका निकालते थे और माँ गाती थी रेडियो स्टेशन से। तो घर में क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का, पढ़ने लिखने का, बहुत किताबें होती थी घर में। तो हम लोग सब ऐसे ही माहौल में पढ़े बड़े कि कुछ करना अगर है पढ़ाई स्कूल के अलावा, तो हम किताब पढ़ने बैठ जाते थे। तो अपने समय से बहुत आगे की चीज़ों को मैंने पढ़ लिया। और बहुत मैं सोचती हूँ मैं बहुत प्रिकॉशियस रीडर थी, बहुत पढ़ती थी। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कल्पना तो एक नया उड़ान लेती रहती है और आपको लगता है कि शायद ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। और घर में मेरे पेरेंट्स थे जिनको हम देख देख कर बड़े हो रहे थे, तो वो था एक बीज अंदर में कि कभी ना कभी मुझे लिखना है। वो समय कब आएगा, वो एक मुझे लगता है हर चीज़ों का एक नियत, एक तयशुदा समय होता है। वो जब समय आया मैंने लिखना शुरू किया। तो जो वो वाला मुहूर्त आता है वो पहले से पता नहीं होता, वो आ जाता है, मतलब अंदर से आ जाता है। पर आपने जैसे कहा कि कुछ समय से पहले आपने पढ़ लिया था और वॉरेशियस रीडर थी, तो कुछ ऐसी किताबें जिन्होंने आपको लगता है कि ख़ास इम्प्रेशन आपकी जो एक फॉर्मुलेटिव पीरियड रहा उसमें आपके ऊपर जिनका पढ़ा? मैंने अंग्रेज़ी साहित्य बहुत पढ़ा, तो और रशियन लिटरेचर भी। तो जब बहुत बच्ची थी तब भी मैंने D.H. लॉरेंस वगैरह पढ़ लिया था। मुझे हाँ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे तभी आपने सही कहा, वो समय से आगे छोटे बच्चों के या अपेक्षाकृत कम आयु में D.H. लॉरेंस पढ़ना। हाँ, हिंदी में भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, घर में किताबें होती थी, हम पढ़ते रहते थे। और ये अच्छी बात थी कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे उम्र की किताब नहीं है और उसको तुम मत पढ़ो। बहुत साल, जब शायद मैं 16-17 साल की होंगी, तो मुझे याद है एक किताब थी एरिका जॉन्ग की, फियर ऑफ फ्लाइंग। मैंने उसको उठा लिया, पढ़। तो मेरी माँ ने कहा कि इसको अभी मत पढ़ना, बाद में पढ़ना।
जबकि उससे कई अब सोचती हूँ कि ज़्यादा आगे की किताबें मैं पढ़ चुकी थी। तो ये जो एक फियर होता है ना कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं पढ़नी है, और शायद पता नहीं उससे आपके मन में क्या विचलन होता होगा, तो ये घर में नहीं रहा। पढ़ रहे थे तो पढ़ो, और पढ़ते रहे। तो ये एक माहौल था जिसमें आप बहुत सोच नहीं रहे थे कि मेरे लिए क्या चीज़ उपयुक्त है या नहीं है। वो बाद में जब मैंने कई बारी सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग की लेटर ऑन, तब बहुत सारे नुआंसेस समझ में आए जो शायद फर्स्ट रीडिंग में एक बच्चे के भोलेपन से या अनाड़ीपन से भी मैंने चीज़ें की हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू जजमेंट शुरू हो जाता है जो कि बच्चे के मन में भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि वो आसपास के वातावरण से सोचता है कि ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा रहता है, बट बाद में जाके वो और भी बढ़ जाता है। तो लेखक के रूप में जैसे आपने कहा कि जो मान्यताएं उनको तोड़ने में अच्छा लगता है, तो आपके लेखन में कहीं ये वाला भाव भी रहता है क्या? ये बहुत आता है। एक तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं लिख रही हूँ तो मेरे बहुत सारे जो किरदार हैं या जो प्रोटैगनिस्ट है वो पुरुष होता है, तो ये भी कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से होता रहा। तो मुझे लगा कि ये जो एक पुरुष की साइकी को एक्सप्लोर करना कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा या उसे क्या महसूस होगा, मैं एज अ वुमन आई नो कि मुझे इस सिचुएशन में क्या लग रहा है, पर पुरुष को कैसा लगेगा, तो ये एक्सप्लोर करना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात ये कि हम एक तरह का जीवन जी रहे हैं और अपने किरदार के माध्यम से, जैसे एक्टर्स करते हैं ना, दे आर एक्टिंग डिफरेंट रोल्स, उसी तरह से मुझे लगता है कि राइटर्स को भी ये बड़ी एक नियामत है कि आपको जो दुनिया जीने का मन है आप उसको लिख सकते हैं। जो दुनिया आपने बहुत जी ली उसको तो आप लिखते ही हैं, लेकिन कई बार आप ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो दुनिया आपने शायद सिर्फ कल्पना में सोची होगी, और फिक्शन लिख रहे हैं तो कल्पना तो होनी ही है। तो ये इट गिव्स यू अ वाइड स्काई टू फ्लाई वेर एवर यू वांट। आप कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी के हो सकते हैं, एंड ये जो एक फ्रीडम मिलता है, द एस्केप ऑफ डूइंग व्हाट एवर यू वांट, आई थिंक दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। ये ऐसे सवाल मैं नॉर्मली पूछता नहीं हूँ, पर आपने ऐसा कहा जैसे कि जो नहीं पूछते नॉर्मली, जो नहीं उससे अलग, तो आपके मन में कहीं ऐसा अचेतन में होगा क्या कि मैं पुरुष होती तो अच्छा होता है, इसलिए आप कल्पना करके वो पुरुष क्या सोचता होगा उस तरह से आती है? नहीं, अभी तक तो क्योंकि जो एक जेंडर इक्वलिटी का एक बहस चलने लग जाती है, और फिर ऐसे सहज रूप से भी हम थोड़ा विनोद का सहारा लेते हुए उस क्षेत्र की तरफ बढ़ें, तो क्या मोटा मोटी आपको लगता है रिएक्शन मेल फीमेल का अलग होगा एक प्रॉब्लम के लिए, एक सिचुएशन के लिए, या इट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट इज मोर? नहीं, इंडिविजुअल तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है जेंडर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंडीशनिंग हम लोगों की अलग होती है। मेरी कंडीशनिंग अलग है एज अ वुमन, आपकी अलग होगी। मैं कई बार कहती हूँ, जैसे माइनॉरिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, इट्स वेरी सेफ टू बी इन द मेजॉरिटी नंबर्स। माइनॉरिटी में आप एज अ मैन मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि माइनॉरिटी होना क्या होता है, बट एज अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड कि औरतें हमेशा माइनॉरिटी में होती हैं। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऑफिस में जब काम करती हूँ तो ये लिफ्ट में लोग आते हैं, अगर लिफ्ट भरा हुआ है पुरुषों से, तो एक लड़की या एक स्त्री अंदर आराम से घुस जाती है। पर मैंने कई बार देखा, और बहुत मजाक भी हम लोगों ने किया, कि अगर लिफ्ट में 5 औरतें हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक आदमी खड़ा है लिफ्ट लेने के लिए, वो देखेगा, विल टेक अ स्टेप बैक एंड छोड़ देते हैं, अगली लिफ्ट से आएंगे। वो सेफ रहना चाहते Probably. लेकिन क्या हुआ है कि अब वो कुछ ट्रेन के डब्बे भी अलग से चला दिए को बम्बई में, और दिल्ली में भी बसें भी अलग से चल पड़ी, तो शायद वो थोड़ा सेफ्टी की फीलिंग है। अच्छा है, बहुत सारी बायसेस को औरतें झेल रही हैं, तो कुछ सुविधाएं अगर मिलती हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अच्छाई बुराई की तरफ मैं तो नहीं जाऊंगा, अभी आपके साथ बात करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक्सप्लोसिव टॉपिक हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन आपके उपन्यास का जो एक खाका होता है वो लिखने से पहले आपके अंदर आ जाता है, या चलते चलते पात्र कहते हैं कि नहीं अब तो इधर चलेंगे, अब तो इधर चलेंगे? जैसे आप उदाहरण लें, ये बारिशगर उपन्यास जो आपका है, वो क्या उसकी कथानक के बारे में अगर संक्षेप में कुछ बताएं, और वो चरित्र उपन्यास पूरा होने के बाद भी आपके साथ बने रहे? हाँ, उसमें वो बेसिकली एक माँ और 2 बेटियों की कहानी है, और जो बेटियां हैं वो बिल्कुल 2 फ़र्क किस्म की लड़कियां हैं। एक बहुत ही अंतर्मुखी है, बहुत सेंसिबल है, केयरिंग है,
दूसरी थोड़ी सी मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी खुदगर्ज है, अपने में जीती है, थोड़ा भटक भी रही है जीवन में, जो आजकल हम बहुत देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से भटक जाते हैं। और ये तीनों का जो इंटर रिलेशन है उसमें वो कैसे फिर एक सम पे वापस लौटती हैं, जो बिखर के चली जाती हैं और फिर एक फैमिली यूनिट पे फिर से वापस आती हैं। और वो धीरे धीरे वो जो सारा मन के अंदर की जितनी दुनिया है, जितना मैं एक्सप्लोर कर सकती थी, और इसमें मेरे सारे किरदार स्त्री किरदार हैं। हाँ, वही मैं एक पुरुष है, अच्छा, एक पुरुष है, वो बहुत बैकग्राउंड में है, और माइनॉरिटी एक छोटा बच्चा माइनॉरिटी में है। मुझे लगा कि ये मैं कर देती हूँ इस बार, इट इज़ इन माई कंट्रोल। और एक कछुआ है, कछुआ 3 टांगों वाला कछुआ है, और एक घर है, घर भी एक किरदार है उसमें। तो ये इस पूरी दुनिया में जो फिर बाहर जाके फिर वापस जो लौटना होता है, जो शायद हम लोग जीवन में हर कोई हम इसी तलाश में हैं कि एक सुर में हम कैसे आएँ, रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस, आपके बाहर के एनवायरनमेंट, और वो जो आना वापस, और उसको जो पॉसिबल कर पाता है कौन है, वही बारिशगर है। मतलब इट इज़ लाइक अ सिंबल कि आप सोचते हैं कि इस सूखे में कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से रस घुलेगा हमारे जीवन में। तो ये किरदार मेरे साथ बहुत थे। जो एक किरदार सरन, जो लड़की है, जो बहुत अंतर्मुखी लड़की है, वो मेरे अंदर बहुत रहती थी। तो मुझे लगता था कि इसको मैं लिखूंगी, कभी इस तरीके से लिखूंगी, बट बहुत ही हल्का फेंट एक आइडिया था कि मुझे क्या करना है। और जैसे आप बोले ना, किरदार निकल जाते हैं अपने जर्नी पे, और वाइल वी आर राइटिंग तो हम भी एक पाठक ही बन जाते हैं कि ये हाथ पकड़ के हमको किधर लेके जा रहे हैं। तो कभी कभी कोई बहुत प्यारा किरदार अंत में खलनायक बन जाता है, या कोई बहुत ही ग्रे शेड्स वाला कोई किरदार है, धीरे धीरे करते पता चलता है कि अंत में तो वो बहुत ही खुशगवार इंसान हो गया या आपका दोस्त हो गया। तो वो एक दुनिया बहुत मज़ेदार है, थोड़ी मिस्टीरियस है। और मुझे जैसे कुबला खान जो लिखा गया था, वो कहते हैं कि वो शायद हैलुसिनेट कर रहे थे या सपने में देख रहे थे। तो मुझे ये चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं कि शायद हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वो इतनी लीनियर और ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें कुछ इंटरप्ले होता है, कुछ केमिकल, आई डोंट नो, कुछ होता है जिससे कि चीज़ें आपको कुछ अलग तरीके से दिखती हैं। और शायद क्रिएटिविटी का जो नशा होता है, वो चाहे संगीत है, चाहे पेंटिंग है, चाहे लिखना है, कोई भी आर्ट फॉर्म, शायद हम उसमें उसी तंद्रा में लीन होने के लिए या कुछ और देखने के आकर्षण में फंसे रहते हैं। तो ये उसका एक जो आनंद है तंद्रा में चले जाने का, वो शायद सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। ये बात सुनते हुए मुझे एक तो वो क्या है, एलियट कहते हैं क्या, इम्पर्सनलाइजेशन जो है उसकी बात आती है पोइट्री में। तो जो एक स्वतंत्रता या एक तरह से लिबरेटिंग है, जो आप अपने गढ़ी हुई सोच से या पहले की तयशुदा सोच से अलग होके प्रवाहित हो रहे हैं, और उसमें एक जादू बनता है। और यदि आपका पाठक उस जादू में सम्मिलित हो पाता है आपके शब्दों के द्वारा या उस शब्दों के बीच की मौन के द्वारा, तो वो आपके पात्रों से भी जुड़ पाता है और उस प्रवाह का भी उसको आनंद मिल पाता है। अब एक शिल्प की बात थोड़ी सी की जाए, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं, तो एक तो स्ट्रक्चर है आपके नॉवल का, और एक आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी ऐसी नहीं हो कि वो बोझ बन जाए पढ़ने वाले के लिए, और शिल्प भी ऐसा हो कि उसमें एक चुस्ती रहे। तो इस पे आप बहुत सजगता से काम करती हैं, अपने आप हो जाते? मेरे लिए भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मैं उसको कैसे बरतूँ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहानी तो हर कोई जो कहानी लिख रहा है वो वही, या हम जो जीवन जी रहे हैं वो शायद हज़ारों साल से वही इमोशंस हैं, वही भाव हैं, वही जीवन का तरीका है कि हम खुश होते हैं, मोहब्बत में पड़ते हैं, नफ़रत करते हैं। अब उस चीज़ को हम ठहर के लिखते कैसे हैं, हम कौन सा नया एक दृष्टिकोण देते हैं इस चीज़ को। या जैसे आप सोचें कि अगर कोई ग्लेशियर है, उसका एक हिस्सा ऊपर दिख रहा है और उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा आइसबर्ग का नीचे बहुत सारा हिस्सा छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ हिस्सा को हम कैसे निकाल के ले आएँ ऊपर, किस तरह से हम एक सांकेतिक तरीके से एक दुनिया खड़ी करें जिसमें कि आप जब पढ़ें, पाठक जब पढ़े तो उसको लगे कि ये तो मेरा साझा अनुभव है, ये मैंने महसूस किया था। यही करना हम लोगों का प्रयास होता है, जो भी कोई अगर संगीत रच रहा है या कुछ भी कर रहा है
तो हम कहीं पे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से हम एक रेजोनेंस क्रिएट कर सकें हर किसी में जो उसके पास आ रहा है, और वो करने का, और वो जो एक नई चीज़ को निकाल के खुद के लिए भी जब भाषा पे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि ये बिंब तो मैंने एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए लिख लिया है, अब मुझे कोई नई चीज़ देखनी है, मेरे लिए भी एक न्यू पेयर ऑफ आइज़ मुझे चाहिए कि मैं इस चीज़ को मैं किसी और तरीके से देखूं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद जो पूरा जो जादू आप जो कह रहे थे ना, वो जादू इसी चीज़ का है कि आप भाषा को कैसे इस तरीके से एक माध्यम या एक टूल बनाते हैं टू कन्वे आप जो कहना चाहते हैं, जो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जो दुनिया आपने, जो किरदार आपने सोचा है, जो आपको दिख रहा है, जिसको आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, उसको किस बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा भाषा से मैं बहुत मोहित होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने बचपन की भाषा को इस्तेमाल करूँ, जो शब्द गुम गए थे उनको मैं ले आऊँ, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं दूसरी भाषा की जो ध्वनि एक आती है, जो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक संगीत होता है उसमें, ये मुझे बहुत एक्साइट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ से भी कोई शब्द ले आऊँ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस मायने में बहुत प्योरिस्ट की तरह मैं नहीं चलती। मुझे लगता है कि लैंग्वेज तो इवॉल्व करता है, भाषा नदी की तरह बहती है, गैदर्स सो मेनी थिंग्स, और इसी तरीके से विकास होता है, इवोल्यूशन होता है लैंग्वेज का, इट टेक्स इट्स ओन जर्नी। तो वो जो जर्नी है उसमें हम कैसे उसको फोर्स्ड ना बनाएं और बहुत ही आर्टिफिशियल ना हो, जो मौका, जो सिचुएशन को लिख रहे हैं वो बेस्ट कैसे डिस्क्राइब हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल करके, इसका भी एक जो आप दुनिया रचते हैं वो बहुत आनंद देने वाला होता है। तो ये आनंद की बात को लेते हुए बहुत सारी बातें हैं जो आपकी बात में से भी निकलती हैं, और लेकिन कुछ बातें जो बात के निकलने से पहले की मैं आपसे पूछना चाहता था, तो उसमें एक उपन्यास आपका जो पारा पारा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। पहले तो शीर्षक पर बात करते हैं। पारा पारा शीर्षक से कोई काव्य संग्रह भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है पारा पारा? अहमद ज़फ़र साहब का एक शेर है, जो रेज़ा रेज़ा नहीं उसे दिल नहीं कहते, जो रेज़ा रेज़ा नहीं उसे दिल नहीं कहते, कहे ना आई ना उसको जो पारा पारा नहीं। तो वहाँ से ये पारा पारा आया। और ये एक दुनिया है जो एक लड़की है आज के समय की, उसके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, उसके जो रिश्ते हैं, उसका जो एक अपने आसपास की दुनिया से जो एक रिलेशनशिप बन रहा है, उसमें वो कितना आज़ाद होना चाहती है, कितना अपने हिसाब से जीना चाहती है, और उस सब को करने के बीच में उसके भीतर जो दुविधा होती है, जो विचलन होता है, उसको वो कैसे सॉर्ट आउट करे, इस कोशिश में वो फिर अपने पूर्वजों की तरफ जाती है, अपने माँ के पुरखों के घर पे जाती है। तो ये एक तरह से 1800 के आसपास की दुनिया शुरू होती है वहाँ से। तो 3 जनरेशन ऑफ विमेन, ये लगभग उनकी कहानी है कि औरतें किस तरह से अपने आप को बरतती आई हैं उन चीज़ों के लिए जो कि शायद किसी पुरुष के लिए बहुत आसान है। जैसे रिश्तों के बारे में कहें, हमेशा एक डोमिनेंस रहा है हमारी सोसाइटी में, तो पुरुष जैसे चाहता है वो वैसे रह सकता है, औरतें शायद ऐसा नहीं कर पाती हैं, अभी भी नहीं। तो ये जो पूरी दुनिया है, जो दुविधा की दुनिया है, जो एक मॉरल कंपस की हम बात करते हैं कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप पहले कह रही थी कि आप ऐसे किरदार होती है, पुरुष किरदार, वो कैसे सोच रहा हो। तो जब आपने ये कहा ना कि पुरुष जैसा चाहे वैसा कर सकता, तो हमारे बहुत सारे दर्शक पुरुष हो गए, नहीं नहीं मेरे हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस। हाँ, नहीं मुझे लगता है वैसे मोटा मोटी आपकी बात सही है, पर इंडिविजुअली स्पीकिंग सभी के साथ सीमाएं होनी ही है। मनुष्य होने का मतलब सीमाएं और उनका अतिक्रमण करना। पर ये पारा पारा उपन्यास के बारे में जो आप बात कर रही थी, उसमें इतनी लंबी एक यात्रा जो रही है और 3 पीढ़ियां हैं, तो ये जो नई पीढ़ी है उसमें और पुरानी पीढ़ी में क्या अंतर आपको संवेदनशीलता के स्तर पर जो रिस्पॉन्ड करती है, अभी की एक समझिए 16 बरस की बच्ची है और 200 साल पहले की 16 बरस की बच्ची है, तो काफ़ी फ़र्क, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत मायनों में।
लेकिन कुछ बेसिक लेवल पे कुछ भी नहीं बदला। तो हमको लगता है कि हमने दुनिया बदल दी, हमको बहुत इक्वालिटी मिल गई है, मिली भी है, लेकिन एट सम वेरी बेसिक लेवल, बेसिक फंडामेंटल लेवल बहुत चीज़ें अभी भी वैसी ही हैं जो कि थोड़ा छुप गई हैं चीज़ों में। पर हम औरतों को बहुत सारा अपने कंडीशनिंग को अनलर्न करना होगा, क्योंकि हम लोग खुद बहुत गिल्ट फीलिंग से ग्रसित होते हैं। बाहर अगर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो हमको लगता है घर भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तो हम वहाँ भी आके परफेक्शन की तलाश में लग जाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं कि मैंने बच्चों को नहीं देखा, मैं ऑफिस करती रही। तो ये सारी दुनिया को हम कैसे एक हार्मनी में लेके आएँ, उसके लिए मेरा अपना एक छोटा सा मंत्र है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। तो जब तक हम खुद के लिए उदार नहीं होंगे, खुद को स्पेस नहीं देंगे और खुद इस चीज़ से निकल नहीं आएंगे कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली यूनिट की, जो हर कोई उस फैमिली का सदस्य है, हर किसी की वो जिम्मेदारी है। और अगर हम ये सोचकर एक यूनिट को चलाते हैं तो शायद थोड़ा स्पेस आसानी से निकलता है सबके लिए उसमें। सो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो। ये मैं अपना मंत्र जोड़ देता हूँ। और ये मंत्र लेते हुए समापन की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो आपकी ये जो यात्रा रही अमेरिका की, इसको भी साथ में रखते हुए कई बार ऐसा होता है, आप जो स्थितियाँ आपके आसपास होती हैं वहाँ से प्रेरणा मिलती है लिखने की। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लगता है कि ये सूत्र कहाँ से आया है, वो एक उसका अपना एक अस्तित्व होता है, पर इन दोनों का एक ओवरलैप स्पेस रहता होगा। आपको क्या लगता है, आपके ज़्यादातर किरदार कहीं से आप मतलब अपने कहते हैं यू कैन पुट अ फिंगर की, ये वहाँ से आई हुई बात है जो इस किरदार में जुड़ गई, या ऐसे? नहीं, कुछ चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर मैं कुछ लिख दूँ तो वो एक कोई आप किसी से बात करते हैं, किसी का नाम सुन लेते हैं, बड़ा अनयूजुअल नाम, कोई एक सिचुएशन हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये एक छोटी सी चीज़ है या एक सिरा है जिससे हम कहानी को आई कैन वीव इट। तो ये होता है। इस पारा में भी ऐसा हुआ है कि इसके कुछ किरदार हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण की जो 200 साल पुरानी जो दुनिया है और जो गांव है, वो एक तरह से मेरे कल्पना में मेरी माँ के नानी का गांव है, जो वो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो बताती रहती थी, उनके बातों में बहुत आता था। तो मुझे लगा कि मैं अगर कुछ अपने तरफ से कुछ कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ इस चीज़ को लिख सकती हूँ। और वो दुनिया जो मैंने लिखी है वो हो सकता है कि बिल्कुल भी जो सच्ची दुनिया है उससे उसका बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता ना होगा, क्योंकि मैं कभी वहाँ गई नहीं। तो मैंने जो कल्पना में एक दुनिया देखी उसको मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। तो इन अ वे ये ट्रिब्यूट है मेरी माँ को, मेरी नानी को, मेरी नानी की माँ को। ये ऐसा मैं सोचती हूँ। जब मैंने इसको लिखा था तो वो हमेशा मेरे साथ साथ मेरे सामने थी, किरदार के रूप में भी शायद कहीं कहीं आई होंगी, सिचुएशन के तौर पे। तो वो लगता है कि मेरे मन में वो चीज़ बहुत बचपन से थी कि एक इन्फ्लुएंस रहा इनका, तो वो कहीं ना कहीं इस किताब में। हाँ प्रतीक, ये कुछ 2-3 मिनट का ही समय है, लेकिन फिर भी मैं एक तो संदर्भ ये कि आप चित्रकार भी हैं, तो रंगों के साथ भी आपका एक विशेष संबंध है। रंग और शब्द, इन दोनों के बीच का भी एक पुल आपके अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं आता होगा। और आपके बारे में जो पुस्तकों के बारे में लोगों ने लिखा है, तो कुछ इस तरह की बात भी उनको लगती है, वो समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि ये लघु कथा है या ये चिंतन है, या उनको अच्छा लगता है, लेकिन तो ये मतलब जो एक पारंपरिक विधा का एक संरचना है, उसको भी आप आवश्यक नहीं मानती कि मुझे इस सांचे में ही अपने को व्यक्त करना है, ऐसा? हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि जब हम लिख रहे हैं तो एक तरह से एक थोड़ा फ्लाइट हम लेते रहते हैं। अगर हम फ्लाइट लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत सीधे तरीके से नहीं जाएं। आपको इस रास्ते में 50 गलियां मिलती हैं, आपका मन करता है कि मैं ज़रा उस गली में भी घूम के देख लूं कि क्या है। तो ये सब चीज़ एक आनंद लेने के भाव से लिखा है मैंने। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उसमें। जैसे मेरी एक किताब है ग्लोब के बाहर लड़की, वो छोटे छोटे टुकड़े स्लाइसेस ऑफ लाइफ हैं, उसमें कोई कहानी नहीं है। पारा ऑन द अदर हैंड एक प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड वाला उपन्यास है। तो ये जो फॉर्मेट में भी या शिल्प में और इन चीज़ों में भी जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं कहीं और किसी रास्ते से जाके फिर लौटूं, वो करने की कोशिश करती हूँ। तो चलते चलते अभी जो आपकी यात्रा रही, क्या आपको लगा अमेरिका में जो कुछ आपने देखा, यहाँ का समाज
और ख़ास करके भारतीय मूल के लोगों के बीच में। प्लस आपने कुछ स्थानों पर मंच से भी संबोधन किया, इंडियन कॉन्सुलेट में भी। तो क्या आप मतलब जुड़ते वक्त पहले आप अपना एक बना लेती हैं कि मैं ये सुनाऊंगी, या वहाँ की एनर्जी होती है उसको देख के बात बनती है? अभी जैसे आपके साथ एक अलग किस्म की एनर्जी हुई, जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैं बहुत सोचती नहीं हूँ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। और जब ये मौका आया मुझे अमेरिका में, प्रभा खेतान फाउंडेशन ट्रस्ट ने जब ये मौका दिया मुझे कि अमेरिका में हम बातचीत करें, तो मैं बहुत ओपन माइंड से आई थी। इसके पहले भी मैं आई हूँ तो मैं यहाँ के जो साहित्यकार कुछ मित्र हैं और भी जो लोग हैं जो लिख रहे हैं हिंदी में, उनसे मैं मिलती रही और बातचीत होती रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत तसल्ली से आई थी कि ये लोग मेरी दुनिया को जानते हैं और मैं भी शायद इनकी दुनिया को थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक हमारा एक सूत्र है जो हमको एक साथ जोड़ता है। तो ये बहुत एक खुशी से मैं आई, और अभी तक तो वो चीज़ मतलब जो सोचा था मैंने वो बिल्कुल उस तरह से हो रहा है। बातचीत करने में बड़ा आनंद आ रहा है, किताब के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, जीवन के बारे में। तो ये बहुत बढ़िया मौका रहा है मेरे लिए। तो आपके बढ़िया मौका जो है, इसके लिए आपको बधाई के साथ साथ ये है कि आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है आपके अंदर एक तरह की तसल्ली है, और जो एक कहते हैं क्रिएटिव रेस्टलेसनेस भी कहीं होगी, लेकिन उसको भी आधार देने वाला एक इत्मीनान है। तो वो बातचीत में भी कहीं ना कहीं उस इत्मीनान से एक आत्मीयता का जो सेतु बनता है वो पाठक या दर्शक तक भी पहुंचता होगा और पहुंचता रहे। और ये वाला जो भाव है वो रचनात्मक रूप से अधिकतर लोगों तक पहुंचेगा, तो उनको कहीं ना कहीं गुदगुदाएगा या कहीं इस तरह से उनको ये छुएगा कि उनकी दुनिया थोड़ी और सुंदर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ पधारिए आप। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। प्रत्यक्षा जी का आभार, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति।